वेलकम फ्रेंड्स। भौतिक विज्ञान के दूसरे भाग में आज हम लोग देखेंगे आवर्तकाल, आवृत्ति, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। पहले हम देखते हैं आवर्तकाल क्या है। कोई भी दोलन करने वाली वस्तु एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाती है यानी टी, इसको आवर्तकाल को हम टी से, टाइम पीरियड होता है, इसे हम टी से डिनोट करते हैं। तो एक दोलन पूरा करने में लगा हुआ समय जो होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। लोलक का जो दोलन काल होता है टी बराबर 2π√L/g। तो यहाँ डायरेक्टली देखें तो उसकी जो लंबाई होती है वो आवर्तकाल पर निर्भर करती है, या आवर्तकाल कह सकते हैं, आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करती है। आवृत्ति, दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में कितने दोलन करती है, उन दोलनों की या कंपनों की जो संख्या होती है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। इसे हम एन से डिनोट करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है और आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। अपमार्जक क्या होते हैं देखते हैं। तो अपमार्जक यानी डिटर्जेंट जिससे हम कपड़े साफ करते हैं उन्हें अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक एक पृष्ठ तनाव के आधार पर कार्य करते हैं। तेल की बूंदें पानी पर फैल जाती हैं, ये भी पृष्ठ तनाव का कारण होता है। डिटर्जेंट कपड़ों को साफ कर देता है, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है, जिसे सरफेस टेंशन यानी टी कहते हैं। तो वर्षा जल की बूंदों का गोल होना, पूछा गया प्रश्न है कि वर्षा में जो जल की बूंदें होती हैं वो गोल क्यों होती हैं, तो वो सरफेस टेंशन के कारण गोल होती हैं। तेल की बूंदें पानी पर फैल जाती हैं, तेल की बूंदें अगर पानी पर डाला जाए वो फैल जाती हैं, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और डिटर्जेंट कपड़ों को साफ कैसे कर देता है, वो पृष्ठ तनाव के कारण फैल कर पूरे कपड़ों के मैल को साफ कर देता है। लालटेन की बत्ती में तेल कैसे ऊपर चढ़ता है, या पेड़ पौधों में जल जड़ से तने तक ऊपर कैसे पहुंचता है, वो इसका कारण होता है केशिकात। ये सब पूछे गए प्रश्न हैं ज़्यादातर। केशिकात के कारण लालटेन की बत्ती में तेल चढ़ता है, पेड़ पौधों में जल ऊपर चढ़ता है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब का मात्रक पास्कल होता है या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है बैरोमीटर से, वायुदाब मापी जिसे कहा जाता है। अगर बैरोमीटर में अचानक गिरावट हो तो इसका मतलब है कि आंधी और तूफान आने की आशंका है। देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा प्रस्तुत की थी, और ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। दो मुख्य रूप से तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये निर्वात में भी गमन कर जाती हैं, जिससे प्रकाश, सूर्य से आने वाली प्रकाश जो है निर्वात में गमन करते हुए पृथ्वी तक पहुंच जाती है। लेकिन सूर्य पर होने वाली जो ध्वनियाँ हैं, नाभिकीय संलयन की क्रिया जो होती है सूर्य पे, वो हमारी धरती पर नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि बीच में निर्वात है और निर्वात के कारण ध्वनि तरंगे हमारे यहाँ तक नहीं आ पाती। क्योंकि ध्वनि तरंगे जो हो एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और अनुदैर्ध्य तरंगों को निर्वात में नहीं गमन कर सकती हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे निर्वात में गमन कर देती हैं, जैसे प्रकाश। हम देखेंगे दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है, जैसे यदि सूर्य की किरणों को या सफ़ेद किरणों को किसी प्रिज्म से अगर हम लोग गुजारें तो विबग्योर यानी वायलेट रंग सबसे नीचे होता है, फिर उसके ऊपर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, और उसके ऊपर ऑरेंज, और सबसे ऊपर जो रंग होता है वो रेड होता है, यानी लाल कर। तो हम देखें तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जबकि नीचे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे तो वायलेट नारंगी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, किंतु इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो हम कह सकते हैं लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक और प्रकीर्णन कम। ये रैले का नियम है। उन्होंने प्रकीर्णन कहा था, सबसे अधिक प्रकीर्णन वायलेट का होता है, यानी नारंगी रंग का। जैसा कि ध्वनि तरंगों को हमने बताया अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। अब ये ध्वनि तरंगे तीन तरह की होती हैं, मुख्य रूप से अपश्रव्य तरंगे या इंफ्रासोनिक श्रव्य तरंगे, जिनको हम सुन सकते हैं ऑडिबल, और पराश्रव्य तरंगे जो अल्ट्रासोनिक कहलाती हैं। इंफ्रासोनिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको हम नहीं सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से जो कम होती हैं, उन्हें हम अपश्रव्य तरंगे कहते हैं।
और 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्तियाँ होती हैं जिन तरंगों की, उनको हम सुन सकते हैं। इन्हें इसीलिए ऑडिबल कहा जाता है या श्रव्य तरंगे कहा जाता है। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ये अल्ट्रासोनिक होती हैं। स्पीड की बात करते हैं हम अगर, तो सबसे अधिक स्पीड ध्वनि तरंगों की होती है ठोस में, फिर उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। धातुओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि तरंगे होती है एल्युमिनियम में होती है, उसके बाद निकिल में, फिर स्टील और आयरन, फिर तांबा, फिर फ्लिंट और फिर साल्टी वाटर में। फ्लिंट एक प्रकार का कांच होता है। ऊष्मा तापमापन की जो इकाइयां हैं वो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और न्यूमन। केल्विन यानी सेल्सियस में 273 डिग्री जोड़ने पर केल्विन को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। -32 गलनांक, जिस ताप पर ठोस का गलना शुरू होता है उसे उस वस्तु का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ से उसका ठोस का गलना शुरू होता है। और जिस ताप पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है उसे उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। संघनन एक प्रक्रिया है। जिस ताप पर कोई पदार्थ वाष्प से द्रव में बदलता है उसे संघनन कहते हैं। जैसे भाप का पानी की बूंदों में बदलना संघनन। कंडेंसिंग पॉइंट। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या होती है, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं, यानी ठोस का सीधे वाष्प में बदलना और वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे अमोनियम क्लोराइड को ले लें हम, नौशादा जिसे कहते हैं, आयोडीन है, कपूर है, नेफ्थलीन है, ये सभी क्या है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया इनमें होती है। हम देखेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है, तरंग व ऊर्जा है। प्रकाश को ड्यूअल प्रकृति बताई गई। प्रकाश एक तरंग भी है और प्रकाश एक ऊर्जा भी है। आइंस्टीन ने फोटॉन सिद्धांत दिया था। इस प्रकाश के आधार पर ही निर्वात में चाल बताई गई है, जो प्रकाश की चाल वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसे कॉनकेव कहते हैं और उत्तल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग ज़्यादातर डॉक्टर करते हैं। आँख, नाक, कान, गले के डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जबकि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में करते हैं। अवतल दर्पण में सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के मध्य दर्पण के पीछे रखते हैं। इस स्थिति में बड़ा भी बनता है, जबकि अन्य शेष स्थितियों में उल्टा और वास्तविक बनता है। यहाँ चित्र में हम लोग देख रहे हैं, C वक्रता केंद्र है और यहाँ P ध्रुव है, जो दर्पण का केंद्र होगा, जहाँ से वक्रता केंद्र जाएगी वो ध्रुव होगा। उसके बीच फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी गई है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है, सीधा, आभासी और बड़ा बनता है। जबकि अन्य सभी स्थितियों में उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं। कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं? मुख्य रूप से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई पड़ती हैं लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ती है, और इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जिसका डायप्टर माइनस में होता है। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं होती है जबकि दूर की वस्तुएं अस्पष्ट होती हैं। यानी दूर दृष्टि दोष में दूर की स्पष्ट, निकट दृष्टि दोष में निकट की स्पष्ट। इसमें दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जिसका साइन प्लस में होता है, पॉजिटिव। अबिंदुकता एक अन्य बीमारी जो है दृष्टि दोष की, वो है अबिंदुकता, जिसे एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं। कार्निया की पूरी तरह गोल ना होने के कारण होता है। कार्निया का जो पूरी तरह गोला नहीं होने के कारण ही ये अबिंदुकता होती है। एक साथ क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाएं साफ ना दिखती। इसमें हम एक साथ क्षैतिज रेखाओं को, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को साफ नहीं देख पाते हैं। इसके लिए हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं चश्मे में। रेडियो एक्टिव समस्थानिक और उनके उपचार। कोबाल्ट-60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है क्योंकि उनसे गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं।
आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्लैंड के कैंसर के उपचार में किया जाता है। कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होता है किसका? कांच, जल, शीशा और तांबा। तो इन सब में जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है सबसे ज़्यादा है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि जमीन में यानी पृथ्वी का ताप वायुमंडल के ताप से अधिक होता है, इसलिए जमीन के अंदर का पानी गर्म होता है। वो हैंडपंप से जो उस पानी को हम खींचते हैं तो वो गर्म रहता है। थर्मोस्टेट में क्या होता है? द्विधातु पट्टी होती है जिसके कारण वो उसके अंदर रखा हुआ पानी गर्म रहता है। न्यून तापमान पैदा करने के लिए जो सिद्धांत है वो है रुद्धोष्म विचुंबकन। गैस ज्वाला के सबसे गर्म भाग को हम नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं अभिवहन। क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा का अंतरण। बहुत उच्च ताप मापन हेतु प्रयोग करते हैं ताप मापी पायरोमीटर का। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं रेडियो तरंगे। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा आवश्यक है, वो 100 घन फीट प्रति सेकंड चाहिए, 100 घन फीट चाहिए प्रति सेकंड। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर। उसकी चमक के आधार पर उसका हम फोटोग्राफ लेते हैं। आवर्धक लेंस होता है, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब बनता है, आभासी व सीधा बनता है। लैब में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित, आभासी और सीधा। धन्यवाद मित्रों। इसके बाद अगले टॉपिक में हम मिलते हैं रसायन विज्ञान में।